हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। जुडिशरी स्ट्रैटेजी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है, एक स्केड्यूल कैसे बना सकते हैं हम, और एक सैम्पल स्केड्यूल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बेयर एक्ट कैसे स्टडी करनी है, बेयर एक्ट्स को किस तरीके से स्टडी करनी है। बेयर एक्ट्स आप सभी को पता है कि जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट पे कमांड होनी। और वो बेयर एक्ट पे आप कमांड कैसे लेके आ सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत से कभी कभी लैंग्वेज होती है ऐसे ऐसे एक्ट के अंदर के दिखती बहुत सिंपल है, पर हम उसे मीनिंग नहीं दे पाते हैं, उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, या सेक्शन रीड करने के बाद भी हम उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं जैसा लेजिस्लेशन चाहती है। हम लेजिस्लेचर ने जिस इंटेंशन से जो स्टैट्यूट बनाया है उसमें हम अपना दिमाग लगा के ओन माइंड यूज़ करके हम उसको एक अनदर मीनिंग, दूसरा मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें हो जाती है गलत, हम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं। तो ये आज का वीडियो है जो इसीलिए फोकस्ड है कि आपको बेयर एक्ट को स्टडी कैसे करना है, आपको बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, बेयर एक्ट को कैसे समझना है, ताकि आपको एक लॉ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को होती है सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट का, जो सिर्फ कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर बार करते हैं, पर बहुत लोग कहते हैं कि एडमिशन भी बिफोर पुलिस ऑफिसर बार है। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट भी इतनी बार क्लियर कर चुका है कि स्टैट्यूट का इंटेंशन ये नहीं है, लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये नहीं है। तो वो दिक्कत क्यों आती है कि आपको बेयर एक्ट को पढ़ना नहीं आता, आपको बेयर एक्ट को कमांड करना नहीं आ रहा, आपको बेयर एक्ट को पढ़ना, समझना, इंटरप्रेट करना नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम अपने टॉपिक के कि बेयर एक्ट पे कमांड कैसे करनी है, बेयर एक्ट पे स्टडी कैसे करना है, बेयर एक्ट के आपको स्वीट एंड सिंपल कौन सी टेक्निक्स है जो यूज़ करते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको बेयर एक्ट्स पढ़नी है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए पर्पस ऑफ द एक्ट। एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। हम बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो क्या करते हैं, जैसे कोई भी बेयर एक्ट है उठाते हैं और सीधा सेक्शन नंबर 1 2 3 4 1 1 2 3 से स्टार्ट तो करते हैं, पर सेक्शन नंबर 1 पूरा रीड नहीं करते हैं। सेक्शन नंबर 1 रीड भी करते हैं तो ओके, सिंपल बेसिक समझ के चले जाते हैं, या एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो रीड करना भूल जाते हैं। और ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसे इंटरव्यू में क्लियर क्वेश्चन पूछा गया, आरजेएस इंटरव्यू के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया कि आप सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट बता दीजिए, सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है। एंड वो उसका जवाब नहीं दे पाया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द पैनल जो था वो, उनको डाउट हुआ, उन्होंने पैनल ने स्टूडेंट के, मेरे फ्रेंड के, वहाँ पे बोल दिया कि आपको लॉ पे कमांड तो है, पर जब आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं पता तो यानी आप चीज़ रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आपको रटना भी ज़रूरी है पर समझना भी ज़रूरी है। ये बात इंटरव्यू पैनल ने मेरे फ्रेंड को बोली थी। तो ये चीज़ गलती अपने को नहीं करनी है, अपने को पर्पस और ऑब्जेक्ट पता होना ज़रूरी है एक्ट का कि क्या है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, सीआरपीसी का, हम सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सीआरपीसी का लॉन्ग टाइटल हमें क्या बोलता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर। इसका मतलब क्या हुआ, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उसे कंसोलिडेट करना, सबको एक कंपाइल कर देना, एक फाइल बना देना, सबको मिक्स कर देना, और जो लॉज है उसी में कुछ अमेंडमेंट लाते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर के एक नया लॉ एस्टेब्लिश कर देना, उसी को फर्दर। ये है ऑब्जेक्ट। तो कई बार हम यही गलतियां करते हैं, तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि एक्ट का ऑब्जेक्ट ही आपको पता होगा तो आप सेकंड पॉइंट फुलफिल कर पाएंगे, आप ऑब्जेक्ट को सेक्शन से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप सेक्शन रीड करेंगे, जब आपको एक्ट का ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, तो आपके दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यार ये सेक्शन इस एक्ट के अंदर क्यों आया है, ये सेक्शन इस एक्ट के अंदर कैसे आ गया, ये ऐड कैसे हो गया, क्यों आ गया, इसका तो इन सेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, प्रीवियस सेक्शन से। ये सारी कन्फ्यूजन जो क्लियर करती है वो हमें करती है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता होगा तो ही आप सेक्शंस को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाएंगे, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। आप सेक्शन को, क्लॉजेस को, इलस्ट्रेशन को तभी तो उसके पर्पस के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। सर यहाँ ऐड होने का रीज़न यही है, सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट ये है, इसीलिए ये सेक्शन यहाँ एनेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेस्ट हम अगर ये ले सकते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई है उसी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं कि ये आर्टिकल है, जो प्रियम्बल से कनेक्टिविटी कैसे पता लगती है, जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि फर्दर आर्टिकल जो है वो इससे कनेक्टिविटी, इनका प्रियम्बल के अंदर जो गोल है, जो एम है, वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज कि हम रिलेट कर पाते हैं, हमें ऑब्जेक्ट पता होता है, हमें पर्पस पता होता है कि ये एक्ट का आने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है।
तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा वो था कि आपको पर्पस और ऑब्जेक्ट क्लियर होना ज़रूरी है। चाहे कोई भी एक्ट का आप पढ़ रहे हो, आपको उसका लॉन्ग टाइटल पता होना ज़रूरी है। ये पूछते नहीं है पेपर में, पर जैसे मेरा फ्रेंड का, अब आप किस्मत ख़राब कह लीजिए, उसे इंटरव्यू में पैनल ने पूछ लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? हमें कोई मौका छोड़ना नहीं है। और वैसे भी आप कोई भी एक्ट पढ़े, उसका ऑब्जेक्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। सेकंड, आपको रिलेट करना है ऑब्जेक्ट को सेक्शंस के साथ, वही आपको यूज़फुल होंगे, तभी आपको सेक्शंस में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। एक सेक्शन को पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एनेक्ट करने का पर्पस भी आपको क्लियर होगा। थर्ड, आपको करना है कि इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज आपको रीड करना है। इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज क्या करते हैं? आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो सीआरपीसी के अंदर, जो एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर दिए गए। जैसे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। जनरली क्या है कि सेक्शन 2 के अंदर, हर मैक्सिमम एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन होती है। पर इसके ऐसा नहीं है कि सेक्शन 2 में ही सारी चीज़ें होती है, सेक्शन 3 के अंदर भी दिया गया है। जैसे आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज, आप टीपीए ले लीजिए, आप एविडेंस एक्ट ले लीजिए, इन सब में सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है। तो आपको इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी एक्ट का हो, कैसा भी हो। आपको एक बार रीडिंग उसे ज़रूर देनी है, सारे टर्म्स को आपको समझना है, क्योंकि जो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो टर्म्स दिए गए हैं, हम वो इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज के थ्रू ही समझेंगे, जो जनरली सेक्शन 2 या 3 में होते हैं, उनका मीनिंग देंगे। पर कुछ कुछ होते हैं एक्ट, या कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेक्शन 2 या 3 यानी डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर नहीं होते हैं। तो उनका हम मीनिंग कहाँ से देते हैं? उनका हम देते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर से, हम उसका मीनिंग गेन करते हैं। पता करते हैं कि भैया जनरल क्लॉजेस एक्ट में इसका मीनिंग क्या दिया गया है, ताकि हम इसका इंटरप्रिटेशन वैसे लगा सकें। फोर्थ, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है, जो गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और यहाँ पे जजेस भी परेशान होते हैं, आपको क्या करना है? फोर्थ पॉइंट में इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है स्टैट्यूट्स की। ये लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन का, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। और ये ही जजेस कोर्ट में फॉलो करते हैं, वाइडली फॉलो करते हैं जजेस ये प्रिंसिपल को, लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसा स्टैट्यूट में लिखा गया है, जैसा एक्ट में लिखा गया है, उसको वैसा ही रीड करके वैसा ही मीनिंग देने की कोशिश करना। कोई गैसेज या कोई पॉसिबल मीनिंग नहीं लगानी है। अब ये मैं भी बहुत स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि एक्ट बोलना कुछ और जाता है, वो अपना माइंड लगा के वो कहीं और चले जाते हैं। नहीं, गैसेज या पॉसिबल मीनिंग देने की कोशिश करना ही नहीं है। जब स्टैट्यूट ने जो चीज़ सिंपल रखी है तो उसे सिंपली अंडरस्टैंड करिए ना। आप उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करिए। अपना दिमाग पढ़ते वक्त यहाँ नहीं लगाना है। अपना दिमाग हमें उसी डायरेक्शन में चलाना है जैसा पार्लियामेंट ने लॉ एनेक्ट किया था, या स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है, उसी डायरेक्शन में आपको अपना दिमाग लगाना है। आपको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाना है। नेक्स्ट है आपको कि जब ब्रेक सेंटेंसेस इनटू पार्ट्स और फिर उसे रीड करिए। ये तो जनरली क्या होता है कि सेंटेंसेस कुछ होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, एक्ट के अंदर सेक्शंस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जिन्हें रीड करने में हमें समझ में नहीं आते हैं, या रीड करते करते हमारे कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं। तो आपके ऐसे सेंटेंसेस को रीड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पॉजेस देने, पॉज देने की आपको ज़रूरत है। यानी जहाँ पे कॉमा लगे हुए हैं या सेमीकोलन लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, तो आपको वहाँ पे पॉज देना है, रुकना है कि यहाँ तक अगर पॉज लगाया, पंचुएशन, यानी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ जैसी पंचुएशन आती है, हमें उसके अकॉर्डिंग रुकना है, पॉज देना है, समझ के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सेंटेंसेस को आप क्या करोगे? अगर ईजी पार्ट में अगर आप तोड़ दोगे ना, छोटे छोटे पार्ट में, तो आप इजीली समझ सकते हो। आपको अगर मैं एक साथ एक पूरा एक्ट याद करने को दे दूं 1 घंटे में, आप डिफिकल्ट हो जाएगा। पर अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक में आपको एक्ट याद करवाऊँ तो आप इजीली कर सकते हो। सेम चीज़ यही है कि सेक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करो, इजीली समझो। जहाँ भी पंचुएशन आती है इंग्लिश की, जो भी कॉमा फुल स्टॉप यूज़ होता है, वहाँ पे आप पॉजेस लो, एक्ट को वहाँ तक की लाइन समझो और फिर आगे कंटिन्यू करो। हमें ध्यान रखना है कि हमें एकदम फास्ट रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम कोई नॉवल या कोई लिटरेचर बुक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ रहे जो हम फास्ट रीडिंग करें। हमें ये एकदम धीरे धीरे पढ़ना है ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो लॉ के ऊपर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ये भी कि हमें कुछ टर्म्स पे स्पेशल अटेंशन देना है। ये यहाँ पे ये जो है बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि जैसे जहाँ पे मे लिखा हुआ है, शैल लिखा हुआ है, और लिखा हुआ आता है, एंड लिखा हुआ आता है, तो हमें ऐसे टर्म्स पे एकदम स्पेशल अटेंशन देना है कि एक्ट यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है। क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, हमें प्रिजम्पशन क्रिएट करने में डिटरमाइन करता है एक्ट का उस सेक्शन का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, किसके फेवर की बात कर रहा है, किसके अगेंस्ट की बात कर रहा है, किसके अंदर डिफेंस ले रहा है या किसके अगेंस्ट में ये डिफेंस अलाउ ही नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो स्पेशल टर्म्स है, ये हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने में बहुत हेल्प करती है
कि क्या प्रिजम्पशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हम सेक्शन का ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हम नहीं गेन कर सकते हैं, हम किस सेक्शन को एज अ स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, किस सेक्शन को एज अ शील्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें स्पेशल ध्यान देना है, मे टर्म, शैल टर्म, एंड और इस टाइप के एटसेट्रा कुछ भी वर्ड्स पे। फिर लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको बेयर एक्ट पे अंडरलाइन करनी ही चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बेयर एक्ट को एकदम वाइट जैसी नई मार्केट से खरीद के लाते हैं वैसी की वैसी रखते हैं। अरे भैया, बेयर एक्ट नई की नहीं ला के क्या करना है आपको? नहीं, बेयर एक्ट रख के एकदम प्लेन वाइट बेयर एक्ट रख के क्या करोगे कि नहीं हम बुक्स में अंडरलाइन नहीं करते, मार्क नहीं करते। बुक्स में अंडरलाइन करिए, मार्क करिए, बेयर एक्ट आपकी पूरी कलरफुल हो जानी चाहिए। यानी आप 2-3 तरीके के पेन यूज़ करिए, जिसके अंदर क्या करिए, जैसे मे और शेल टर्म जैसे आते हैं ना, उसको आप राउंड मार्क करिए रेड पेन से, क्योंकि आपकी नज़र पड़ेगी सबसे पहले कि यहाँ टर्म ने ये सेक्शन में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे बोला गया था, और आप रिकॉल कर पाएंगे। आप अंडरलाइन करिए हर लाइन को, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एसेंस है सेक्शन का, तो आपकी नज़र सबसे पहले वहाँ पड़ेगी। आप बेरेक्ट पे अंडरलाइन करिए, बेरेक्ट को लाइन रीड करते करते पढ़िए। आप पॉइंट स्किप नहीं करोगे, आपका जब अंडरलाइन करोगे तो आपका फोकस भी वहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस यहीं रहेगा, मेरा दिमाग भी अलर्ट रहेगा और मेरा दिमाग भी यहीं रहेगा, मैं कहीं और नहीं खोया रहूँगा। अगर मैं रीड करते करते रहूँगा तो पता नहीं साइकोलॉजिकली मैं कहीं और चला जाऊँ, मैं शायद कहीं और कुछ क्रिकेट खेल रहा हूँ, कहीं गेम खेल रहा हूँ, कुछ भी कहीं पे भी जा सकता हूँ। पर जब आप अंडरलाइन करते हुए रीड करते हो तो आपका दिमाग अटेंशन यहीं पे करता है, क्योंकि आपको अंडरलाइन प्रॉपर करनी होती है लाइनिंग रीडिंग के साथ साथ। तो आप बेरेक्ट पे अंडरलाइन करिए और बेरेक्ट को खाली मत छोड़िए, बेरेक्ट को कलरफुल बना दीजिए। और मे शैल जैसे ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं, उनको तो आपको स्पेशली रेड पेन से मार्क करना चाहिए कि वार्निंग साइन है, ये टर्म हमें स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये स्किप किया तो आप सेक्शन का मीनिंग भी शायद गलत रीड कर सकते हैं, गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेरेक्ट को अंडरलाइन ज़रूर करिए, ढंग से समझिए, और सेक्शन के पास ही, जो भी सेक्शन आप रीड करते हो उसके पास ही अपने की पॉइंट्स एक एसेंस में लिख दीजिए। 1 2 3 एकदम मिनिमम 1 या 2 वर्ड्स के अंदर अपने की पॉइंट्स लिख दीजिए, ताकि जब भी आप फर्दर फ्यूचर में रिवीजन करें तो आप एक क्विकली उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप पूरा सेक्शन बोल पाए, ना कि आपको सेक्शन वापस रीड करने की ज़रूरत पड़े। ये होता है मेन पर्पस अंडरलाइन करने का एक्ट का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी थी ये मैंने बता दी आपको। ये 7 टेक्निक्स अगर यूज़ करते हैं तो बेरेक्ट पे आप बहुत इजीली कमांड कर सकते हैं। बेरेक्ट को आप एकदम लॉ का ईजी तरीके से आप लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ के ऊपर। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इंपॉर्टेंट वापस टॉपिक के, जैसे हमने अभी तक 2 वीडियो डिस्कस कर ली है। एक वीडियो हमने डिस्कस किया टाइम टेबल का, आज हमने डिस्कस किया बेरेक्ट कैसे स्टडी करनी है, और कल का वीडियो रहेगा स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनका प्रीलिम्स पेपर क्लियर नहीं होता है, क्या प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए कि सिर्फ जिनके लिए प्रीलिम्स ही बैरियर है, जिनसे प्रीलिम्स पेपर ही क्लियर नहीं होता है इतनी बार अटेम्प्ट देने के बाद भी, तो क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए कि उनका प्रीलिम्स पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको प्रीलिम्स पेपर की तैयारी के लिए आपको किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करना है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।